हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बिहार की विधान परिषद, विधानसभा, मुख्यमंत्री और स्थानीय सुशासन निकाय के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। दोस्तों साथियों, ये जो टॉपिक है, यदि आप बीपीएससी 71 का एग्जाम देने वाले हैं, बिहार एसएससी का एग्जाम देने वाले हैं, बिहार सीजीएल का एग्जाम देने वाले हैं, मतलब आप किसी भी एग्जाम बिहार लेवल का एग्जाम देना चाहते हैं, तो ये सभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों ये जो टॉपिक्स है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस टॉपिक को आप जरूर से जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा, ताकि यहाँ से जो कुछ भी आपसे पूछा जाए वो आपका छूटने ना पाए। तो साथियों, इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, तो इन सारे टॉपिक से आपका सारे क्वेश्चन जो वो कंप्लीट हो जाएगा, आपको कुछ भी नहीं छूटेगा। और साथियों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि बिहार स्पेशल के लिए मैंने एक सीरीज चलाया हुआ है। अगर इसका पिछला वीडियोस नहीं देखे हैं तो यह वीडियो देखने के बाद बाकी वीडियोस को भी आप देख सकते हैं, अपनी स्टडीज़ को बेहतर बना सकते हैं। साथियों, बिहार स्पेशल के नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया हुआ है, उसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, जहाँ से आप सारे वीडियोज़ को सिस्टमैटिक ढंग से एक जगह पढ़ सकते हैं। और जो कुछ भी आपको पढ़ाया जाता है दोस्तों यहाँ पे, उन सभी पीडीएफ का जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पंकज इन्फोटेक पर डाल दिया जाता है, अपलोड कर दिया जाता है। वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करके स्टडी को बेहतर बना सकते हैं। और साथियों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए बिहार विधान परिषद। बिहार विधान परिषद को दोस्तों अच्छे से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि बिहार राज्य की विधायिका द्विसदनीय है। दोस्तों, बिहार की जो सदन वो कैसा है, तो बिहार का सदन जो है द्विसदनीय। दोस्तों, आपको पता है साथियों, भारत में कुल मात्र 6 ही राज्य ऐसे हैं, बिहार ही के साथ साथ भारत में कुल ऐसे 6 ही राज्य हैं जिसकी जो विधानसभा है ना दोस्तों, जो कि सदन है वो द्विसदनीय है। एक तो हो गया अपना बिहार, एक हो गया बिहार, दूसरा हो गया दोस्तों यूपी, ठीक है, दूसरा हो गया यूपी, तीसरा हो गया आपका महाराष्ट्र, ठीक है दोस्तों, एमएच महाराष्ट्र छू लेता हूँ, महाराष्ट्र हो गया साथियों। और इसके बाद हो जाएगा कर्नाटक, कर्नाटक हो गया दोस्तों। फिर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, एपी, ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा दोस्तों एपी। और लास्ट में लिख लीजिएगा दोस्तों तेलंगाना, टीएन, तेलंगाना यहाँ पे हो जाएगा। ये 6 राज्य ऐसे दोस्तों जहाँ की जो सदनीय है ना कैसी है, द्विसदनीय है, यानी कि वहाँ पे विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है। तो ये यहाँ पर आपका हो गया बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और यहाँ पे तेलंगाना। ये 4, 5 और 6 राज्य हैं जिसकी जो सदन कैसी है दोस्तों, तो यहाँ पे द्विसदनीय है, ठीक है। अब देखिए विधान परिषद के गठन एवं निर्माण का जो वर्णन है संविधान के अनुच्छेद 169 में किया गया है। ये कौन से अनुच्छेद में दोस्तों, तो भारतीय संविधान की जो आर्टिकल है 169, इसमें इसकी चर्चा की गई है। इस बात को ध्यान रखिएगा। संविधान के अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना का निर्माण किया गया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि विधान परिषद की अधिकतम संख्या विधानसभा की 1/3 होगी। कितनी दोस्तों, 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। और न्यूनतम संख्या 40 से कम भी नहीं हो सकती है, यानी कि न्यूनतम 40 हो गया दोस्तों। और विधानसभा में जितनी सीट्स हैं उसकी कितना 1/3 होना चाहिए, 1/3 होना चाहिए दोस्तों। कितना, विधानसभा में जो सीट्स है उसकी 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए और 40 से कम भी नहीं होना चाहिए। तो ये मापदंड किसमें बताया गया है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 171 में इसकी संरचना बताई गई कि इस प्रकार का होना चाहिए। विधान परिषद की पहली बैठक 20 जनवरी 1913 को पटना कॉलेज के सभागार में हुई थी। इसी के आधार पर वर्ष 2013 में विधान परिषद की शताब्दी वर्ष समारोह मनाया गया था, क्योंकि 2013 में 20 जनवरी 2013 में पहली बार पटना कॉलेज के सभागार में मनाया गया था। तो इसी के उपलक्ष्य में दोस्तों 2013 में जो इसके शताब्दी वर्ष को मनाया गया था, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो पहली बैठक कब हुई थी, तो ये भारत की स्वतंत्रता पूर्व 1913 में ही किया गया था। बिहार विधान परिषद के कुल सीटों की संख्या जो है दोस्तों वो कितनी है, 75 है। बिहार विधानसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी है, तो इसकी संख्या जो 75 है, इसको आप ध्यान रखिएगा। विधान परिषद एक अस्थायी सदन होता है जो कभी भंग नहीं होता है। याद रखिएगा दोस्तों, विधान परिषद जो है एक अस्थायी सदन होता है जो कभी भंग नहीं होता है। और इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्षों पर अवकाश ग्रहण करते हैं। और विधान परिषद में सदस्यों की जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है। जिससे दोस्तों यहाँ पे
यहाँ पे जो कार्यकाल दिया गया 6 वर्ष ध्यान रखिएगा, और इसकी जो प्रत्येक 2 वर्षों पे जो है दोस्तों 1/3 सदस्य जो है इसकी क्या होते हैं, अवकाश लेते हैं, यानी उनकी जो है कार्य समाप्त हो जाती है। ठीक है, प्रत्येक 2 साल पे इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं विधान परिषद में सदस्यों का चयन निम्नलिखित प्रकार से होता है। तो कौन कौन से प्रकार है चयन होने का? तो पहला देखिए, पहला प्रक्रिया क्या है, कलर चेंज कर देते हैं। पहला प्रक्रिया दोस्तों 1/3 सदस्य विधानसभा सदस्य द्वारा होते हैं। 1/3 सदस्य किसके द्वारा होता है? विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। 1/3 सदस्य जो है स्थानीय निकायों से होता है दोस्तों, और ये 1/6 सदस्य जो है वो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होते हैं, और 1/12 सदस्य जो है वो शिक्षकों द्वारा होते हैं, और 1/12 सदस्य फिर स्नातक निर्वाचकों के द्वारा होते हैं। तो ये जो दोस्तों बिहार विधान परिषद जो है उसमें सदस्यों का चयन होने की जो प्रक्रिया है वो कुल यहाँ पे 6 हो जाएगा। 1 2 3 4 और 5 ही दोस्तों, कुल 5 प्रकार की जो व्यवस्था बताई गई। इसी प्रकार से बिहार विधान परिषद की जो सदस्य है उसकी चयन होता है। ठीक है, यानी याद रखिएगा विधानसभा के सदस्यों के द्वारा, स्थानीय निकायों के द्वारा और राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होते हैं, और शिक्षकों द्वारा होते हैं, और स्नातक निर्वाचक के द्वारा। बिहार के वर्तमान जो राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान है, जो कि 2 जनवरी 2025 को बने, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आरिफ मोहम्मद खान 2 जनवरी 2025 को बिहार के नए राज्यपाल के रूप में आए हैं, याद रखिएगा। अब चलिए हम देखते हैं विधानसभा की क्या संरचना है, इसके बारे में बात करते हैं साथियों। उधर आर्टिकल 169 याद रखिएगा, और आर्टिकल 171, ये 2 आर्टिकल आपके विधान परिषद से संबंधित है, आगे काम देने वाला है, इसको ध्यान रखिएगा। क्योंकि करंट अफेयर्स में बोलते हैं दोस्तों, करंट अफेयर्स इसमें जो है ना पूछ सकता है एग्जामिनेशन में। बिहार राज्य विधायिका की निम्न सदन विधानसभा है। उच्च सदन तो आपका विधान परिषद हो गया, और निम्न सदन जो हो गया दोस्तों कौन सा हो गया, ये विधानसभा है। यह एक अस्थायी सदन है। चूंकि यह एक अस्थायी सदन है तो इसका योग भंग किया जा सकता है। विधानसभा का वर्णन संविधान के आर्टिकल 170 में किया गया है। ठीक है दोस्तों, 169 जो था याद कीजिए, 169 में बिहार विधान परिषद की गठन की बात की गई है, और आर्टिकल 170 में विधानसभा की गठन की बात की गई है भारतीय संविधान में। राज्य विधानसभा में सीटों की अधिकतम संख्या 500 तथा न्यूनतम संख्या 60 निर्धारित की गई। उसका कितना था दोस्तों? उसकी न्यूनतम संख्या 40 था, उसकी मतलब विधान परिषद की, और मैक्सिमम कितना था? मैक्स टू मैक्स 1/3 विधानसभा के सदस्यों की 1/3 होना चाहिए। और यहाँ पे विधानसभा में क्या क्राइटेरिया है? तो विधानसभा में जो दोस्तों वो अधिकतम 500 होना चाहिए, 500 से अधिक आप नहीं कर सकते हैं, और न्यूनतम जो है वो 60 से नीचे भी नहीं सकते, यानी कि 60 से जो है ना दोस्तों 60 से लेकर के आपको 500 के बीच में रखना है। ठीक है, ये आपका ये क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, 60 मिनिमम और 500 मैक्सिमम। 7 फरवरी 1921 को मौजूदा विधानमंडल के सभागार में प्रांतीय विधान परिषद की पहली बैठक हुई, और इसके बाद इसी के आधार पर वर्ष 2021 में दोस्तों यहाँ पे जो है ना आप ये कर लेंगे, थोड़ा यहाँ पे सही करना पड़ेगा, करेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ जो है ये विधान परिषद नहीं है, विधानसभा कर दीजिएगा। ठीक है, विधान परिषद, क्योंकि अभी आप जस्ट पढ़े दोस्तों विधान परिषद की जो गठन है वो 1913 में पहली बार होती है। पहली बैठक 1913 में पटना कॉलेज के जो सभागार है वहाँ पे 1913 में होती है पहली बैठक, और उसी के उपलक्ष्य में 2013 में इसकी 27वीं वर्ष मनाया जाता है। जबकि 1921 में 7 फरवरी 1921 को जो है दोस्तों ये बिहार विधान सभा की पहली बैठक होती है, और उसी के उपलक्ष्य फिर 2021 में जो है दोस्तों विधानसभा की 70वीं वर्ष समारोह भी मनाया गया 2021 में। अब आगे देखिए, बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? तो ये है आपका 243, याद रखिएगा। बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 243। ये तो अभी बहुत चर्चे में है दोस्तों। क्यों चर्चे में है? क्योंकि अभी अक्टूबर नवंबर में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, और हर पार्टियां जो है 243 सीट पर लड़ने की मुहिम बना रही है, योजना बना रहे हैं, स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि किस पार्टी से कौन से लोग खड़े होंगे। हर एक सीट्स के लिए जो 243 सीट है विधानसभा का, तो सारे लोग अपने अपने स्ट्रेटजी बना रहे हैं। तो याद रखिएगा नंबर ऑफ सीट्स जो विधानसभा का है वो कितने हैं? 243। बिहार विधानसभा सीटों में 38 अनुसूचित जाति, याद रखिए ना दोस्तों, 38 जिला है, 38 अनुसूचित जाति सीट है। मतलब ये जो सीट है दोस्तों ये आपका आरक्षित है,
रिजर्व्ड है। 38 जो सीट्स हैं 243 में से वो किसके लिए, अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व्ड है, और 2 जो है दोस्तों अनुसूचित जनजाति के लिए, यानी 40 सीट जो हो गए हैं ये रिजर्व हो गए हैं, और 203 जो बच गया ये बाकी सभी लोग उस पर लड़ सकते हैं। तो ये बाकी जो सीट हो गए 40, इसमें 38 हो गया अनुसूचित जाति के लिए और 2 अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व सीट हो गया है। इसके अतिरिक्त एक सीट आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित थी, जिसे 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 द्वारा निरस्त कर दिया गया है। पहले थी एक सीट अतिरिक्त आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए, लेकिन अब वो वर्तमान में नहीं है, क्योंकि उसे 104वां मतलब 104th इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट हुआ था 2021 में, उसके द्वारा उसको हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया है। विधानसभा सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 5 वर्षों का होता है, लेकिन विभिन्न परिस्थितियों में इसे कार्यकाल पूरा होने के पूर्व भी भंग किया जा सकता है, क्योंकि ये अस्थायी होता है इसलिए दोस्तों। तो दोस्तों ये जो बात आपको हम बताएं उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 5 वर्षों का होता है, और अभी आपको बताइए कि बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है 2025 में अक्टूबर नवंबर के मंथ में। तो ध्यान रखिएगा नंबर ऑफ सीट्स हो गया 243 हो गया है, लेकिन विभिन्न परिस्थितियों में इसे कार्यकाल पूरा होने के पूर्व भी भंग किया जा सकता है। विधानसभा में कुछ भंग किया जा सकता है क्योंकि यह अस्थायी सदन होता है, ठीक है। आगे देखिए 1913 में दोस्तों विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या, और इधर देखते हैं फिर विधानसभा में सदस्यों की संख्या। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों विधान परिषद की बात कर लेते हैं कि जब पहला बैठक हुआ था तो 1913 में पटना कॉलेज के सभागार में, उस समय जो विधान परिषद में सदस्यों की जो संख्या थी साथियों 43 थी, ठीक है। याद रखिए 1913 में पहला, आप याद रखिए क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टाइम कितना था, 43 था। उसके बाद ये पहले घटा 1937 में 30 हो गया, फिर 1952 में जब देश आज़ाद हुए उसके बाद 72 में ये सीट बढ़ गई, फिर 1958 में दोस्तों ये फिर से बढ़ गया 96 हो गया, और फिर 2000 में ये 75 रह गया। क्यों 75 रह गया दोस्तों, क्योंकि जब 2000 में बंगाल अलग हुआ बिहार से तो ये सीटें हैं ये कम हो गए, ठीक है। तो फिलहाल कितने हैं, फिलहाल 2000 से अभी तक जो है नंबर ऑफ सीट 75 है। विधान परिषद का सीट कितनी है, 75 है, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम देख लेते हैं कैसे कैसे सीट्स चेंज हुआ है विधान सभा का। देखिए तो 1937 में पहली बैठक हुई थी, तो इसमें पहली जो सीट्स थी विधानसभा की 152 थी, 152, ठीक है। फिर ये बढ़कर हो गया आपका 1952 में हो गया 331, फिर 1957 में हो गया 319, और फिर 1977 में हो गया 325, और फिर देखिएगा 2000 में कम गया। क्यों कम गया, क्योंकि वही बात दोस्तों झारखंड बिहार से अलग हुआ तो नंबर ऑफ सीट्स जो है बट कम हो गया। आपको पता है ना दोस्तों बिहार से जब झारखंड अलग होगा तो बहुत सारे जिला जो है वो डायरेक्ट झारखंड में बढ़ा, तो इसकी वजह से जो नंबर ऑफ सीट्स है वो कम होना लाजमी था। तो वर्तमान देखिए पहला वाला और अभी वाला याद रखना है। नंबर जो विधान परिषद की जो पहली सीट थी 1913 में 43 याद रखिएगा 43, ठीक है, और वर्तमान में 75। वहीं विधानसभा की बात कीजिएगा तो 1937 में था 152, और अभी 2000 में कितना है, 2000 से लेकर अभी 2025 में भी दोस्तों इतना ही है। 2025 में भी आपका 243 ही है। इतनी ही सीट्स पे आपको वोट मतलब कि चुनाव लड़े जाएंगे। अब वो चीज़ याद रखिएगा कि जो रिजर्व सीट्स कितनी है, तो 38 जो सीट है दोस्तों वो अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है, और 2 जो दोस्तों है अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है। इस नंबर को भी ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ जाता है कि बिहार में विधानसभा के कितने सीट्स जो है वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। तो याद रखिएगा 38 जिला है, 38 है, बस ऐसे याद रखिए 38 जिला 38 सीट रिजर्व है, काम खत्म। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं मुख्यमंत्री के बारे में। चलिए मुख्यमंत्री के बारे में देखिए, राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधानमंत्री, जो वास्तविक प्रधान जो होते हैं वो कौन होते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री मतलब मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक है, मुख्यमंत्री होते हैं। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद का गठन होता है, जो कि अनुच्छेद 163 याद रखिएगा, अनुच्छेद जो है 163 के तहत राज्यपाल को सहयोग प्रदान करते हैं। अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, और मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत दल का नेता चुना जाता है, ठीक है।
मुख्यमंत्री विधानसभा में जो बहुमत दल के जो नेता है उन्हीं को मुख्यमंत्री के रूप में चुने जाते हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ राज्यपाल दिलाता है। ठीक है, कौन दिलाता है? मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ जो है वो राज्यपाल ही दिलाते हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष इसका रखा गया। ठीक है, सामान्यतः जो कार्यकाल है वो 5 वर्षों का रखा गया है, लेकिन बहुमत की स्थिति के अनुसार कार्यकाल का निर्धारण राज्यपाल करते हैं। दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि बिहार में क्या घटना घटित होते रहता है। कुछ नेता का ऐसा रिप्लाई आया था कि भाई जब वो दिल्ली से पटना के लिए फ़्लाइट पकड़े थे तो मंत्री थे, आज जब पटना एयरपोर्ट पे उतरे तो मालूम चला कि वो मंत्री नहीं रहे। मतलब मंत्री जीवित थे मतलब उनकी जो पार्टी थी वो बदल गई, तो वो मंत्री नहीं रहे इस कड़ी में, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से दूसरे पार्टी में चले गए और फिर से नए फिर से शपथ लिए। और आपको पता होगा दोस्तों वो 9वां बार जो है ना मुख्यमंत्री एज ए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं। ठीक है, ये भी एक रिकॉर्ड है बिहार में, तो वो 9 बार जो है बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पे वो शपथ ले चुके हैं। तो ये भी घटना घटित होता रहता है बिहार में। खैर चलिए आगे देखते हैं इससे फैक्ट क्या रिलेटेड है। तो मुख्यमंत्री राज्य में देश के प्रधानमंत्री के समान होते हैं, मतलब जिस प्रकार देश में प्रधानमंत्री है उसी प्रकार मुख्यमंत्री राज्य में होते हैं। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद एवं मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है तथा राज्य के विकास के लिए उत्तरदायित्व का निर्वहन भी करते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक बात है। चलिए अब हम देखते हैं दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री की सूची शुरू से लेकर के अब तक, यानी जो पहली बैठक हुई थी पहले जब हुए थे उस समय से लेकर के। तो दोस्तों सबसे पहले जो मुख्यमंत्री बने थे पहले, जब वो कुछ नहीं लिखा रहा कि आज़ादी के बाद स्वतंत्रता के बाद, ये सब नहीं, मुझे पूछेगा बिहार के पहला मुख्यमंत्री तो आपको याद रखना है मोहम्मद यूनुस। दोस्तों घटनाक्रम आपको हम पढ़ाए थे शुरू में, याद कीजिए। जब 1937 में जब चुनाव हुआ था उस समय सबसे जो अधिक सीटें मिली थी किनको मिले थे? वो श्री कृष्ण सिंह को ही मिले थे, लेकिन इन्होंने ठुकरा दिया था कुछ कारणोंवश, तो इन्होंने मतलब मुख्यमंत्री बनने से इनकार कर दिया था। तो जो राज्यपाल है वो दूसरे दल के जो नेता थे मोहम्मद यूनुस को ये कार्यभार सौंपे, तो जाकर के मुख्यमंत्री के तौर पे पहले मुख्यमंत्री के तौर पे मोहम्मद यूनुस जी है वो क्या किए शपथ ग्रहण लेते हैं। और कार्यकाल भी देखिए ना कितना छोटा कार्यकाल है, 1 अप्रैल 1937 से लेकर के 19 जुलाई 1937 तक ही मुख्यमंत्री रहते हैं, क्योंकि उसके बाद जो है श्री कृष्ण सिंह जो है वो बात मान जाते हैं और फिर पुनः जो है अपने नए मंत्रिमंडल का गठन करते हैं। और उसके बाद श्री कृष्ण सिंह जो है दोस्तों श्री कृष्ण सिंह बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं और 19 जुलाई 1937 को शपथ लेते हैं। और फिर इनका कार्यकाल बहुत लंबा चलता है दोस्तों, बहुत लंबा चलता है। वो तो शुरू में गड़बड़ा गया ना, तो शुरू से ही वही मुख्यमंत्री रहते हैं। देखिए आप यहाँ पर डेट देखिएगा तो 20 जुलाई 1937 को ये मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण करते हैं। फिर देखिए 39 तक रहते हैं, फिर चुनाव होता है, फिर 46 में यहाँ पे देखिए फिर वो बने, फिर 1961 तक। देखिए दोस्तों कितना लंबा कार्यकाल है, 1946 से लेकर के 31 जनवरी 1961 तक ये मुख्यमंत्री के तौर पे बतौर रहे हैं। ठीक है, तो ये मेन फैक्ट याद रखिए, बाकी कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट है उसको ध्यान रखिए। जैसे कि दीप नारायण सिंह जो कि पहले कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में बने, तो ये याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिहार राज्य का पहला कार्यवाहक मुख्यमंत्री किसे बनाया गया। तो ये आपके हो गए दीप नारायण सिंह। इनका कार्यकाल देख लीजिए, मात्र था 1 फरवरी 1961 से लेकर के 18 फरवरी 1961 तक ही इसका कार्यकाल था, मात्र 17 दिन का इनका कार्यकाल था। तो पहले कार्यवाहक मुख्यमंत्री दीप नारायण सिंह बिहार में, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए बाकी जो है वो बताते चलेंगे। दूसरा भी कार्यवाहक यहाँ पर सतीश प्रसाद सिन्हा है, इसको पढ़ लीजिएगा। राष्ट्रपति शासन देखिए दोस्तों, ये याद रखिएगा, बिहार में पहली राष्ट्रपति शासन कब लगा। तो बिहार में दोस्तों पहला जो राष्ट्रपति शासन है ये 29 जून 1968 को लगा, 1968 को लगा। और ये कब तक चला, ये आपको चला दोस्तों 26 फरवरी 1969 तक चला। देखिए ये भी अच्छा मतलब काफ़ी टाइम तक चला। तो पहला राष्ट्रीय शासन कब लगा बिहार में, 1968, याद रखिएगा। 29 जून 1968 को पहली राष्ट्रीय शासन बिहार में लगा, और जो ये आगे चल के 26 फरवरी 1969 तक रहा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए उसके बाद दोस्तों भोला पासवान शास्त्री दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, क्योंकि पहली बार वो एक बार और बन चुके, देखिएगा पीछे। तो भोला पासवान शास्त्री जो है यहाँ देखिए 10वें क्रम में जब देखिएगा भोला पासवान शास्त्री जो प्रथम बार मुख्यमंत्री बनते हैं 1968 में। और फिर ये आगे चल के भी दूसरी बार जो है बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरी बार देखिए यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा है 1969 में ही फिर लग गया है।
दरोगा प्रसाद राय बने। फिर उस प्रकार से दोस्तों कर्पूरी ठाकुर याद रखिए, कर्पूरी ठाकुर जिसे साल 2024 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं। आगे देखिएगा फिर कब बनते हैं, देखिए यहाँ पे पहला तो हो गया 1970 में मुख्यमंत्री बने 22 दिसंबर 1970 को, और दूसरी बार 1977 में फिर से, यहाँ 24 जून 1977 में फिर से ये मुख्यमंत्री बनते हैं। कौन मुख्यमंत्री? कर्पूरी ठाकुर। याद रखिएगा 2024 में कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे देखिए फिर से तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा। आगे चलते हैं, आगे देखिए कर्पूरी ठाकुर फिर बने, राष्ट्रपति शासन फिर लगा। इस प्रकार से आगे बनिएगा दोस्तों, बढ़ते चलिए। और यहाँ पे आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कीजिएगा, यहाँ पे नोटिस कीजिएगा दोस्तों 31 नंबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए यहाँ पे दोस्तों 31 नंबर का जब देखिएगा तो यहाँ नाम चलेगा नीतीश कुमार। पहली बार नीतीश कुमार जो पहली बार 3 मार्च 2000 को जो है मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण लेते हैं, और इनका कार्यकाल सिर्फ 1 सप्ताह का चलता है। देखिए दोस्तों 3 मार्च 2000 ईस्वी को शपथ ग्रहण लेते हैं, और 10 मार्च 2000 का फिर इनकी सरकार गिर जाती है, और केवल 7 दिन के लिए ही ये मुख्यमंत्री बने रहे। किसे पता था कि आगे चल करके बिहार के लंबे कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, जो कि 1 सप्ताह तक ही चला पाए थे। वो आगे चल के देखिए दोस्तों क्या करने वाले हैं। इस प्रकार से खूंटा जमा लिए कि फिर उसको उखाड़ पाना सारे के बस की बात नहीं, किसी की बस की बात नहीं थी दोस्तों। तो देखिए फिर क्या हुआ दोस्तों, ये जो सरकार इनकी गिर गई। फिर राबड़ी देवी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनते हैं। यहाँ पर देखिएगा तो राबड़ी देवी पहली बार, फिर राबड़ी देवी दूसरी बार, फिर राबड़ी देवी तीसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेती है, और फिर लंबा चलती है, पूरे 5 साल का ये कार्यकाल पूरा करती है। उसके बाद फिर जो है बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू होता है दोस्तों। और आखिरी बार, क्योंकि बिहार में भी 8वीं बार जो मात्र लगा है, 8वीं बार लग चुका है, तो ध्यान रखिएगा बिहार में आखिरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगा है, 2005 में लगा है। और ये खत्म कब हुआ, तो ये 24 नवंबर 2005 को खत्म होता है। और उसके बाद फिर 24 नवंबर 2005 को ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब दूसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ ग्रहण लेते हैं, उसके बाद भाई इनका जो कार्यकाल है वो खत्म नहीं होता है, अभी तक चल ही रहा है। 2025 चल रहा है और 2005 में शपथ लेते हैं। बैक टू बैक होता है ना दोस्तों, वही नीतीश कुमार जी का चल रहा है। देखिए पहली बार के बाद हो गया, दूसरी बार 24 नवंबर 2005 में ये शपथ लेते हैं, और फिर कंटिन्यूअसली इनका चलता हुआ आप जब देखिएगा तो नीतीश कुमार चौथी बार, नीतीश कुमार 5वीं बार, नीतीश कुमार 6ठी बार, नीतीश कुमार 7वीं बार, 8वीं बार, 9वीं बार। ठीक है दोस्तों, तो ये कुल मिलाकर के 9वीं बार जो है नीतीश कुमार जी अभी बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे आसीन और अभी चल रहे हैं। ठीक है, अब इससे कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स है उसको देख लीजिए, जो कि यहाँ से पूछ सकता है। पहला बात तो आपको शुरू में बता चुके हैं कि ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री पूछा जाए तो आपको मोहम्मद यूनुस, या सीधे आपसे पूछा जाए कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री तो मोहम्मद यूनुस। लेकिन आपसे ये पूछा जाए क्वेश्चन के पैटर्न को समझ लीजिए, क्वेश्चन में कह क्या रहा है। स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बोलिएगा तो यहाँ पे कृष्ण सिंह हो जाएंगे। ठीक है, श्री कृष्ण सिंह याद रखिएगा। और उसके बाद दोस्तों, उसके बाद देखिए बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री तो भोला पासवान, याद रखिएगा पासवान से बिहार के पहले हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री तो ये महामाया प्रसाद सिन्हा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा, महामाया प्रसाद सिन्हा निर्दलीय। ठीक है, तो अगला है बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री, ये अब्दुल गफूर, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी। और बिहार के सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री जो कि है श्री नीतीश कुमार। ऐसा एक समय में लग रहा होगा किसी को कि जब श्री कृष्ण सिंह जी इतने समय के लिए मुख्यमंत्री बन गए तो इनके कार्यकाल को कोई पार नहीं कर पाएगा, लेकिन किसे पता था कि भविष्य घर में क्या छिपा है। नीतीश कुमार जी इस रिकॉर्ड को तोड़ के आगे बढ़ गए। तो दोस्तों मुख्यमंत्री के बाद हमारा आज की क्लास का आखिरी टॉपिक है पंचायती राज व्यवस्था, यानी कि स्थानीय शासन निकाय है, इसके अंतर्गत जो आता है पंचायती राज व्यवस्था, ये देखेंगे। और इसमें फिर हम लोग ग्राम सभा देखते हैं, ग्राम सभा ग्राम पंचायत देखेंगे, और फिर ग्राम कचहरी पढ़ेंगे। यहाँ तक हम लोग जो है ना आज देख लेते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था। स्थानीय शासन निकाय में पहला जो पोर्शन है हमारा पंचायती राज व्यवस्था है। तो स्वतंत्रता उपरांत ही 1947 ईस्वी में बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में अधिनियम बनाया गया, और 73वें संविधान संशोधन के बाद बिहार सरकार ने बिहार पंचायती राज अधिनियम 1992 लागू किया।
ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये कमेटी का भी नाम याद रखिएगा, कमेटी आपका हो जाएगा बलवंत राय मेहता कमेटी सिफारिश, ठीक है। तो बलवंत राय मेहता की जो रिकमेंडेशन था उसके अनुसार दोस्तों क्या किया गया, उनके अनुसार त्रिस्तरीय व्यवस्था 2001 ईस्वी से कार्यरत हुई, ठीक है। ये अधिनियम है आपका 1992 का, याद रखिए बिहार पंचायती राज अधिनियम 1992 का है और लागू कब से हुआ, 2001 से ये लागू है, ठीक है, त्रिस्तरीय। ओके, आगे देखिए, पंचायती राज व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने के लिए बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 लॉन्च किया गया, ठीक है। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 लाया गया और बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के मुख्य प्रावधान क्या क्या थे वो देखिए। त्रिस्तरीय है ना दोस्तों, तो त्रिस्तर में जब देखिएगा तो पहला सबसे छोटा निकाय हो जाएगा दोस्तों ग्राम पंचायत, उससे ऊपर है पंचायत समिति और उसके ऊपर में है जिला परिषद। तो ये तीन जो है दोस्तों स्वतंत्र स्थानीय निकाय है, ठीक है, याद रखिएगा। अब कुछ आरक्षण नियम भी लागू हो गया है, तो देखिएगा तो महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर यानी तीनों स्तरों पर, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, चाहे पंचायत समिति हो, चाहे जिला परिषद, इसमें 50% जो है ना महिलाओं को आरक्षण दिया गया, ठीक है। ये नीतीश कुमार जी का देन है, उन्होंने ये काम किया है, ठीक है, याद रखिएगा 50% का आरक्षण है, ठीक है। ओके, आगे देखिए, आगे है पिछड़े वर्ग को सभी स्तरों पदों पर, सभी स्तर एवं पदों पर अधिकतम 20% आरक्षण दिया है। कितना, मैक्सिमम 20% का जो है वो आरक्षण दिया है। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग को सभी स्तरों पर जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण प्राप्त हुआ है, ठीक है। बाकी जो जाति है उसकी जो जनसंख्या है उसके अनुपात में उसको आरक्षण दिया जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग का सभी स्तरों एवं पदों पर कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं होगा। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है दोस्तों कि कुल आरक्षण जो है ना वो 50% को क्रॉस नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 50%, ठीक है। पंचायती राज के निर्वाचित पद धारकों को लोक सेवक का दर्जा प्राप्त होगा, लोक सेवक का, ठीक बात है। पंचायती राज का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन होगा और पंचायती राज अधिनियम 2006 के अधीन ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद की संरचना एवं विशेषता देखिए। तो जिला परिषद हर एक जिला में एक एक है, तो ये 38 हो जाएंगे, बात साफ है। पंचायत समिति दोस्तों की कुल कितने हैं, तो इसकी जो कुल संख्या है 533 है और ग्राम पंचायत जो क्या है सबसे छोटा इकाई है जो कि 8053 है। कितना है दोस्तों, 8053 है। जिला परिषद चूंकि जिला वाइज है तो यहाँ पे 38 है और पंचायत समिति 533 है, ग्राम पंचायत 8053 है। जिला परिषद में सदस्यों की संख्या देखिएगा दोस्तों ये 1160 है। पंचायत समिति में सदस्यों की संख्या जो है वो 11,094 है और ग्राम पंचायत में सदस्यों की संख्या देखिएगा तो 1,09,321 यहाँ पे कुल सदस्यों की संख्या है किसकी, ग्राम पंचायत। चूँकि सबसे छोटी इकाई है तो इसलिए जो इसमें नंबर ऑफ जो मेंबर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा है। अब हम लोग एक एक करके छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। ग्राम सभा, अब देखिए ग्राम सभा क्या है, तो यह पंचायती राज के अधीन सबसे बड़ी सभा होती है। पंचायत लेवल का पंचायत राज्य के अधीन यह सबसे बड़ी सभा होती है ग्राम सभा। ग्राम सभा में गांव के सभी मतदाता के सदस्य होते हैं, ठीक है। और ग्राम सभा की बैठक के लिए 2 बैठकों के बीच का अंतराल 3 माह से अधिक नहीं होगा, यानी जो 2 बैठक होगी वो जो उसकी जो अंतराल है वो 3 महीना से अधिक नहीं होना चाहिए, मतलब 3 महीना के भीतर में 2 बैठकें हो जाना अनिवार्य है। 1 वर्ष में 4 बैठक अनिवार्य है और ग्राम सभा के बैठक का आयोजन मुखिया द्वारा कराया जाता है। ग्राम सभा का कोरम यानी गणपूर्ति कुल सदस्यों का 1/20 होता है, ठीक है। कुल सदस्यों का 1/20 ये कोरम पूर्ति होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसमें बिहार में महिला आरक्षण क्या है, तो पंचायती राज संस्था में जो दोस्तों है 50% है, 2006 से ही लागू है। और प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति में 50% 2006 से ही लागू है। नगर निकाय में 50% 2007 से लागू हुआ ये। और बिहार पुलिस में 35% लागू है 2013 से। अन्य सरकारी सेवाओं में भी 35% है 2016 से और उच्च शिक्षण संस्थानों में 33% है 2021 से। दोस्तों अभी बिहार सीजीएल और बिहार एसएससी का जो नए वैकेंसी आए हैं उसको आप नंबर ऑफ पोस्ट देखिएगा तो हर एक के नीचे 36 जो
वर्गीकृत आरक्षण दिया होगा उसमें देखिएगा तो महिलाओं का जो सीट्स है ना 35% रिजर्व आपको दिखाएगा। जब नंबर ऑफ सीट्स जो देखिएगा, पोस्ट देखिएगा हर एक वैकेंसी वाइज, तो आपको दी जाएगा कि जो सीट्स है उसमें 35% दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे अधिनियम बना दिया है, कानून बना दिया गया है कि बिहार के अन्य सभी सरकारी जो सेवाएं हैं उसमें महिलाओं को 35% आरक्षण मिलेगा 2016 से, इसलिए ऐसा है। तो दोस्तों ग्राम सभा की प्रत्येक बैठक की तो अध्यक्षता है वो संबद्ध ग्राम पंचायत के मुखिया द्वारा ही की जाती है, स्वाभाविक सी बात है। तो उनकी अनुपस्थिति में उप मुखिया होंगे। अगर मुखिया जी किसी वजह से उपस्थित नहीं रहे, मुखिया जी के नाम से आपके दिमाग में किसका नाम आता है दोस्तों कमेंट में बताइएगा। तो मुखिया जी की अनुपस्थिति में, उसके अब्सेंट में उप मुखिया जो होंगे वो यहाँ पे इसका अध्यक्षता करेंगे। और ग्राम सभा का मुख्य जो कृत्य यानी कार्य जो है वो क्या है, विकासात्मक कार्यों में सहयोग करना, लाभुकों की पहचान करना और अंशदान देना, सौहार्द बढ़ाना तथा निगरानी समिति द्वारा कार्यों का परीक्षण करना। देखिए ये मूल जो कार्य उसका फंक्शन है, लेकिन दोस्तों इतना इस चीज़ को फॉलो कौन करता है, लोगों को पता भी तो नहीं है कि जो मुखिया है उनको क्या क्या काम करवाना है। तो लोग भी कैसे खोजेंगे जब लोग ही जागरूक नहीं रहेंगे। तो सबसे बड़ी बात है दोस्तों जागरूक होनी चाहिए। तो आप लोग पढ़िए, बाकी लोगों को बताइए, तो जो है जागरूकता बढ़ेगा और सही लेवल पे जिस उद्देश्य से स्थानीय जो शासन निकाय का गठन किया गया था तब जाके सही मायने में उसका बेनिफिट मिलेगा। अब हम देखते हैं ग्राम पंचायत। ग्राम सभा के बाद देखिए दोस्तों ग्राम पंचायत, तो निर्वाचित मुखिया, उप मुखिया एवं वार्ड सदस्यों को मिलाकर 7000 की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत होता है। जनसंख्या देख लीजिए दोस्तों, 7000 जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत का गठन होता है। नंबर याद रखिएगा, आपको डायरेक्ट पूछ देगा यहाँ से कि कितने संख्या पर एक ग्राम पंचायत का गठन होता है, तो वो संख्या कितना हो गया, 7000 इसकी संख्या होगा। थाला पूरा रीजन याद रखिए। ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ग्राम पंचायत का चुनाव उसके विघटन के 6 माह के अंदर पूरा कर लिया जाएगा, ठीक है। यानी कि आप किसी मुखिया का जो कार्यकाल पूरा हो गया है तो उसके मान के चलिए पद से वो हट गए हैं तो उसके हटने के 6 महीने के भीतर जो है चुनाव करा लेना अनिवार्य है। मुखिया इनका चुनाव प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा किया जाता है। उप मुखिया इसका चुनाव वार्ड सदस्यों के बहुमत द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव से होता है। जो मेंबर्स जो चुने जाते हैं ना उप मुखिया, तो उन्हीं उप मुखिया का चुनाव जो वार्ड सदस्यों के बहुमत द्वारा चुनाव किया जाता है अप्रत्यक्ष रूप से। बाकी मुखिया का चुनाव जो प्रत्यक्ष रूप से होता है, वोटिंग होता है। बाकी आप लोग गांव से जुड़े हैं, आपको पता ही होगा ये चीज़ें। वार्ड सदस्य दोस्तों इसी में देख लीजिए, वार्ड सदस्य जो है प्रत्येक वार्ड के लिए एक वार्ड का चुनाव प्रत्येक मतदान द्वारा होता है और प्रत्येक 500 जनसंख्या पर एक वार्ड का निर्वाचन होता है। प्रत्येक 7000 पे एक ग्राम पंचायत और प्रत्येक 500 पे एक वार्ड सदस्य का होता है, ठीक है, याद रखेंगे। मुखिया एवं उप मुखिया का जो अपना त्याग पत्र जो है वो किसको देंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि मुखिया या उप मुखिया जो अपना त्याग पत्र किसे सौंपेंगे, तो वो जिला पंचायती राज पदाधिकारी है उनको अपना त्याग पत्र सौंप सकते हैं। हालांकि ये कंडीशन नहीं होता है, लोग बनने के लिए क्या क्या नहीं करते तो त्याग पत्र किस लिए ही देंगे, लेकिन एक कंडीशन है कि अगर वो त्याग पत्र देना चाहे किसी भी हालत में तो वो कहाँ जाएंगे, तो वो जिला पंचायत राज पदाधिकारी के पास जाएंगे और बोलेंगे लीजिए सर अब हम मुखिया नहीं रहना चाहते हैं। खैर ये स्थिति उत्पन्न नहीं होता है, स्वयं लिखकर दे सकते हैं। वार्ड सदस्य अपना त्याग पत्र किसे देंगे, वार्ड सदस्य किसको देंगे, तो ये अपना जो है मुखिया को देंगे। सबसे छोटा है मुखिया को देंगे, वार्ड सदस्य है तो, और वही मुखिया है तो जिला लेवल पे पंचायती राज पदाधिकारी को देंगे, ठीक है, जिनकी 7 दिन तथा उसके पद रिक्त हो जाएगा। 7 दिन के बाद जो पद है वो रिक्त माना जाएगा। ग्राम पंचायत की बैठक के लिए गणपूर्ति सदस्यों की कुल संख्या की आधी होना चाहिए। मतलब जो टोटल मान लीजिए अगर 100 है तो जो बैठक होगी उसमें कम से कम जो है 1/2 यानी कि 50 सदस्य का उपस्थिति अनिवार्य है। अगर उतने लोग उपस्थित नहीं रहेंगे तो फिर वो पंचायती का बैठक नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब है दोस्तों ग्राम कचहरी। ग्राम कचहरी देखिए क्या है, तो जो ग्राम कचहरी है ये प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में न्यायिक कृत्यों के लिए एक ग्राम कचहरी होता है, ठीक बात है, इसको ध्यान रखिएगा। किसमें, प्रत्येक ग्राम पंचायत के क्षेत्र में न्यायिक कृत्यों के लिए एक ग्राम कचहरी होता है। और ग्राम कचहरी का जो प्रधान जो होता है वो सरपंच होता है, जो प्रत्यक्ष मतदान द्वारा निर्वाचित किया जाता है। यानी कि जो ग्राम कचहरी का जो सरपंच बनते हैं उनका भी प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा चुनाव होता है।
ग्राम पंचायत के सभी वार्ड से एक पंच सदस्य प्रत्यक्ष मतदान करते हैं और उसके बाद जो है इनका निर्वाचन होता है। किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो ग्राम पंचायत के सभी वार्ड से एक पंच सदस्य प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा ही ग्राम कचहरी के जो सरपंच है उनका चुनाव होता है। निर्वाचित जो पंच होते हैं, निर्वाचित पंच सदस्य एवं सरपंच अपने में से एक उप सरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा करते हैं। जो उप जो है उसका दोस्तों वो अप्रत्यक्ष रूप से ही होता है, ये बात ध्यान रखिए। कहीं भी पोस्ट में देखिएगा तो जो मेन है उसका तो मतदान के द्वारा होता है डायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से, और जो उप जो हो गया उसके डिप्टी जो हो जाते हैं तो वो जो है ना अप्रत्यक्ष रूप से उसका चुनाव कर लिए जाते हैं। प्रत्येक ग्राम कचहरी को सहायता के लिए एक सचिव न्याय मित्र की नियुक्ति हुई। सचिव समझ रहे हैं दोस्तों? पंचायत वेब सीरीज देखी होइएगा तो आपको मामला पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हाँ, तो एक सचिव दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। सरपंच एवं उप सरपंच अपना त्याग पत्र किसे देंगे? सरपंच चाहे उप सरपंच, मुखिया चाहे उप मुखिया, जिला पंचायती राज पदाधिकारी को सौंपेंगे। याद रखिएगा कौन कौन? पंच मतलब सरपंच, उप सरपंच, मुखिया, उप मुखिया जो है अपना त्याग पत्र किसे देंगे? तो जिला पंचायती राज पदाधिकारी को सौंपेंगे। वहीं जो अगर वार्ड सदस्य है तो वो किसको देंगे? तो वार्ड सदस्य अपना जो त्याग पत्र है वो मुखिया जी को देंगे। ग्राम कचहरी का कोई पंच अपना त्याग पत्र स्वलिखित आवेदन द्वारा सरपंच को दे सकता है। पंच है तो सरपंच को देंगे, वार्ड सदस्य है तो पंचायत मुखिया जी को देंगे। सब अब अंडरस्टूड वाली बात है, आप याद रखिएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार ग्राम कचहरी सदस्य जो है 1,09,321 1,09,321 तथा न्याय मित्र दोस्तों 5,826 है। कितने? 5,826 है दोस्तों। तो ये नंबर्स जो है आप ध्यान रखने की कोशिश कीजिएगा, बार बार पढ़िएगा, आपको याद हो जाएगा। और दोस्तों इस क्लास का जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल पंकज इन्फोटेप पे अवेलेबल हो जाएगा, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी को बेहतर बना सकते हैं दोस्तों। तो साथियों आज का क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हम अगला जो टॉपिक है पंचायत समिति और भी जो जिला परिषद और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बिहार की राज्य व्यवस्था से सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे अगले वीडियोज़ में, ताकि आपकी स्टडीज़ बेहतर हो सके। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर।